आओ आओ बहू, हमारे घर में लक्ष्मी बनकर पधारो। थैंक यू मम्मी जी, मैं इस घर को अपना घर समझूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा देना। साक्षी नई बहू बनकर रोहन के घर आई है। उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए, मगर सुनीता जैसे साक्षी की बातों से खुश नहीं है। हाँ बहू, वो तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगी, बस देखना यह है कि तुम मेरी बातें कितना समझती हो। जी मम्मी जी, मैं आपकी सारी बातें समझने की कोशिश करूंगी। इस तरह साक्षी का गृह प्रवेश होता है और सुनीता यहीं से अपनी सास वाली छवि साक्षी को दिखा देती है। अरे भाई, तुम बहू को दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर आने के लिए भी कहोगे? हाँ मम्मी, कब से यहीं खड़े हैं, गृह प्रवेश भी हो गया है, कोई हमें अंदर आने के लिए भी बोल दो। अरे हाँ भाई, नई बहू की आरती उतार लो, फिर तुम ले आना इसे अंदर। पूरे रस्म रिवाज के बाद साक्षी रोहन के साथ कमरे में जाती है। ये है हमारा छोटा सा घर, अगर तुम चाहो तो इससे मंदिर भी बना सकती हो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखेगी। जी, मैं भी आपकी माँ को अपनी माँ ही समझती हूँ। मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। रोहन साक्षी को समझाता है, साक्षी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। तभी मुस्कुराते हुए रोहन कहता है, चलो चलो, बहुत हो गई बातें, आंखें बंद करो। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हें अपना गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे भी मेरी फ्रेंड्स मुझे सुबह होते ही पूछेंगी, रोहन ने क्या गिफ्ट दिया? जल्दी से मेरा गिफ्ट दिखाओ। अरे पहले आंखें तो बंद करो, तभी तो गिफ्ट दिखाऊंगा। साक्षी एक्साइटमेंट में आंखें बंद करती है। तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ओह वाह, कितनी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। ये सच में मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया। रोहन ने साक्षी को एक खूबसूरत अंगूठी गिफ्ट की है, जो साक्षी को बहुत पसंद आई। इस तरह बातचीत करते हुए दोनों सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग पतिदेव जी, उठ जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे साक्षी, तुम इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो कोई भी नहीं उठा। तो मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था ना, मम्मी जी को भी चाय बनाकर देनी थी, इसलिए मैं अलार्म से पहले ही उठ गई। गृह प्रवेश पर अपनी सास का चेहरा साक्षी को बिना बोले ही बहुत कुछ बता रहा था। उसे थोड़ी सी टेंशन थी कि कहीं सुनीता को उसका लेट उठना पसंद न आए, इसलिए वो पूरी रात सही से सो भी नहीं पाई थी। सभी लोग नीचे खाने के टेबल पर आते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, भैया आज क्या बन रहा है? सुशील एक्साइटमेंट के साथ कहता है। अरे आज तो साक्षी की पहली रसोई है, जरूर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अरे भाई ले भी आओ, ऐसा क्या बनाने लग गई हो, और कितनी देर लगेगी? बस पाजी, सब कुछ तैयार है, आप बैठ जाइए, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। जैसे ही साक्षी अपनी पहली रसोई में बनाई हुई खीर सबको परोसती है। अरे भाई, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, ये लो तुम्हारा शगुन। अच्छी बनाई है, लो बहू मेरी तरफ से भी ये सोने का हार रख लो। साक्षी अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, इन पैसे और गहनों की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई रख लो, वरना फिर तुम्हारी माँ पूछेगी तुम्हारी सास ने तुम्हें पहली रसोई में क्या शगुन दिया, फिर हमारा ही नाम खराब होगा ना। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन से ही सुनीता साक्षी के साथ अजीब सा व्यवहार कर रही है, लेकिन साक्षी का पहला दिन था, वो बस सब कुछ आराम से ऑब्जर्व कर रही थी। ठीक है मम्मी, साक्षी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, बाय पापा, बाय साक्षी। ठीक है जी, ध्यान से जाइए। रोहन ऑफिस चला जाता है, उसके पापा भी काम पर चले जाते हैं। सुनीता और साक्षी घर के काम में लग जाती हैं। बहू तुमने साफ सफाई अच्छे से की थी ना? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ अच्छे से साफ किया है। मुझे तो मंदिर में धूल नजर आ रही है, लगता है तुमने मंदिर साफ नहीं किया। वो मम्मी जी, मैं भूल गई होंगी, चलिए मैं फिर से कर देती हूँ। सुनीता का ये अजीब व्यवहार साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुनीता उसके हर काम में नुक्स निकाल रही थी। शाम का समय। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? इनको राजमा बहुत पसंद है, मैं सोच रही थी आज राजमा बना लेते हैं। मेरा भी फेवरेट है। अरे नहीं बहू, आज तो मंगलवार है, हमारे घर में मंगलवार को राजमा नहीं बनता। साक्षी सोच में पड़ जाती है कि मंगलवार को राजमा नहीं बनता। खैर उनके यहाँ ऐसा ही होता होगा। तुम आलू बना लो। ठीक है मम्मी जी। साक्षी किचन में चली जाती है। रोहन ऑफिस से आने के बाद, भाई कहाँ है सब लोग, कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे भाई सामने ही तो बैठे हैं, सीधा सीधा बोलना, साक्षी कहाँ है? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा आप पर।
सुनीता की ये बात रोहन को भी थोड़ी अजीब लगती है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। शाम का समय, डाइनिंग टेबल पर। आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ भी। जी बस अभी लगा रही हूँ खाना। वैसे खाने में क्या बनाया है? पापा जी आलू की सब्जी, रोटी और रायता। आलू की सब्जी? मैं तो आलू की सब्जी नहीं खाता। साक्षी तुम ये बात नहीं जानती हो क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे तो मम्मी जी ने कहा कि आलू बना दो। इस तरह रोहन थोड़ा सा खाना खाकर ही उठ जाता है। साक्षी रोहन को भूखा उठते हुए देखकर बहुत दुखी होती है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अगर वो अपनी सास की बात नहीं मानती तो वो गुस्सा हो जाती। साक्षी भी कमरे में चली गई। अगर आपको भूख लगी तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूं, कुछ ऐसा जो जल्दी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं खा चुका हूँ, बस दूध पी लूंगा। साक्षी रोहन की वजह से थोड़ा परेशान होती है, मगर फिर वो किचन में जाकर उसे दूध लाकर देती है। लीजिए, आप दूध पी लीजिए। आप थक गए होंगे तो जल्दी सो जाइए। अरे नहीं, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। दरअसल ऑफिस में सभी लोग शादी की पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। सब बोल रहे हैं भाभी से कब मिल पाएंगे। तो फिर कब मिलवा रहे हो? मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, फिर हम दोनों शाम में दोस्तों से मिलने चलेंगे और बाहर ही डिनर कर लेंगे, ठीक है ना? जी, जैसा आपको ठीक लगे। इस तरह रात को ही रोहन और साक्षी का दोस्तों से मिलने का और डिनर का प्लान बन जाता है। सुबह का समय। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। बाय। रोजाना की तरह रोहन ऑफिस चला जाता है, मगर वो अपनी माँ से रात के डिनर के प्लान के बारे में बताना भूल गया। रात का समय। चलो साक्षी, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें बाहर जाना है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो सबको बुरा लगेगा। हाँ भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है? कोई हमें भी कुछ बताए। अरे मम्मी कुछ नहीं, ऑफिस के दोस्त कह रहे हैं भाभी से मिलवा दो, तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं और रात का खाना भी बाहर ही कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। बुधवार को हमारे यहाँ बाहर खाना खाना शुभ नहीं माना जाता। अपनी मम्मी की ऐसी बात सुनकर रोहन चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले तो ये बात उससे कभी सुनी नहीं थी। पर मम्मी, बुधवार को आपने पहले तो कभी मना नहीं किया। पर अब कर रही हो ना। मैंने कहा ना, बाहर खाना नहीं खाओगे। बहुत हुआ, तुम घर पर ही खाना पकाओ। इस तरह रोहन और साक्षी दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी चेंज करके वापस किचन में जाकर डिनर बनाने लगती है। तुम प्लीज मम्मी की बातों का बुरा मत मानो, अभी थोड़ा नया नया है ना, एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा। साक्षी चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर देती है। रोहन को साफ समझ में आ रहा था कि उसकी मम्मी की वजह से साक्षी परेशान है, लेकिन वो इकलौता बेटा था, अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश साक्षी को समझाने की कर रहा था। अरे आज तो संडे है, मैं सोच रही थी हम दोनों बाहर शॉपिंग पर चलते हैं। घर के लिए कुछ डेकोर खरीद लेंगे। कब से घर में वही सारी चीजें देख रही हूँ, कुछ नया भी होना चाहिए ना। ठीक है, आज हम दोनों तुम्हारी पसंद के डेकोर, पर्दे, बेडशीट वगैरह खरीद लेंगे, ठीक है? शॉपिंग की बात सुनकर साक्षी खुशी से उछल पड़ती है। दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं कि तभी, हाँ भाई, किधर चली सवारी? आज छुट्टी के दिन भी तुम दोनों को आराम नहीं है। ये नहीं कि अपने घर बैठे माता पिता से बातें करें। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी चाह रही थी कि घर को अपने हिसाब से सजाए, तो बस हम इसीलिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। जी मम्मी। शॉपिंग का नाम सुनते ही सुनीता के कलेजे पर सांप लौट जाता है। वो तुरंत उन दोनों को रोकने की कोशिश में लग जाती है। अरे संडे को कोई नई चीज नहीं खरीदते, ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता। पर मम्मी जी। रोहन बिना कुछ बोले कमरे में चला जाता है। साक्षी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इस तरह सुनीता हर बार कुछ न कुछ कहकर रोहन और साक्षी को बाहर जाने से रोक लेती है, मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। साक्षी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में कुछ भी उसकी पसंद से नहीं हो रहा था। अचानक बारिश कैसे आ गई? मैंने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, सारे कपड़े भीग गए होंगे। साक्षी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। सुनीता हर बार इन दोनों को बाहर जाने से मना कर देती थी, तो इस बार साक्षी रोहन की बातों में नहीं आती और वो पहले ही कह देती है, तुम्हारी माँ जाने देगी तब ना, हम घर पर ही ठीक है। तो चलो फिर बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए। ठीक है, अभी बना देती हूँ। अरे बहू, इतनी गर्मी में पकौड़े? हम सबको बीमार करना चाहती हो क्या? पकौड़े नहीं बनेंगे इस घर में। इस बार साक्षी बिल्कुल हताश हो गई थी। इस घर में कुछ भी उसकी पसंद का नहीं होता था। साक्षी भले ही संस्कारी थी, लेकिन वो एक मॉडर्न विचारों की लड़की थी। अब उसने सोच लिया था कि वो सुनीता को उसके ही तरीके से जवाब देगी।
बहू कल मेरे भाई और भाभी घर पर आने वाले हैं, तुम अच्छा सा खाना पकाना। जी मम्मी जी, आप जो जो कहोगी मैं वही बना दूंगी। अपनी सास की बातों में हाँ मिलाकर साक्षी खुश होती हुई कमरे में चली जाती है और कहती है, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। बहू आज राजमा चावल, आलू के पकौड़े और हलवा पूरी बना लेना, मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। ठीक है मम्मी जी। साक्षी सुनीता की बातों में हाँ मिलाती है, लेकिन वो खाने में वैसा कुछ भी नहीं बनाती जो सुनीता ने कहा था। साक्षी, मेहमानों के लिए खाना लगा दो और जरा बताओ क्या क्या बनाया है। वो मम्मी जी आपने कहा था राजमा चावल बना दो, लेकिन आज तो बुधवार है, बुधवार को तो राजमा चावल नहीं बनाते ना। अरे तो फिर हलवा पूरी और बेसन के पकौड़े तो बने होंगे ना। नहीं मम्मी जी, पूरी और पकौड़ों से तो पेट खराब हो जाता है, और हलवा भी आज के दिन नहीं बनाते ना, तो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं बनाया। अरे तो फिर तुमने बनाया क्या है? जो बनाया है वही ले आओ। मम्मी जी मैंने दाल बनाई है और सिंपल रोटी। सुनीता को साक्षी की इस हरकत पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, आखिरकार ये सब सुनीता ने ही तो साक्षी को सिखाया था। चलो फिर तुम्हारी दाल रोटी ही ले आओ। साक्षी सबके लिए खाना लगा देती है। खाना बहुत ही फीका बना था, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। ऐसा खाना मेहमानों के सामने परोसकर सुनीता का सिर नीचा हो गया। ये तुमने कैसा खाना बनाया है? मम्मी जी सब आपके हिसाब से ही तो बनाया है, आपने ही तो मुझे ज्यादा तेल और मसाले डालने से मना किया था। ये साक्षी की पहली जीत थी। शायद अब सुनीता समझ जाए कि साक्षी अपने हिसाब से घर चला सकती है। साक्षी, साक्षी कहाँ हो? जल्दी से आओ भाई। क्या हो गया, मैं तो यही हूँ। अब खुशी से झूम क्यों रहा है? इस खुशी का राज जल्दी से बताइए, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई सब्र करो, मम्मी को बुला कर लाओ, अभी बताता हूँ। हाँ यही हूँ, बोलो क्या हुआ? मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी पूरे 60,000 हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। घर में खुशी का माहौल है। खुशी खुशी में सुनीता कहती है, अरे इस बात पर तो दावत होनी चाहिए, क्यों ना आज हम सब खाना बाहर खाएं। अरे नहीं मम्मी जी, आज तो बृहस्पतिवार है, बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। सुनीता मुंह सिकोड़ते हुए सोचती है, लगता है ये मेरी सास बनेगी, मेरी ही बातों को मेरे ऊपर खेल रही है, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम घर पर ही खाना खा लेंगे और सेलिब्रेशन बाद में कर लेंगे। अरे सुनीता, हम बाहर जाकर क्या करेंगे? बेटा और बहू बाहर चले जाएंगे, वैसे भी जब से उनकी शादी हुई है ये बाहर गया ही नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है करे, मुझे क्या। इस तरह सुशील रोहन और साक्षी को बाहर जाने के लिए कहता है। साक्षी थोड़ी सी खुश है, लेकिन उसे पता है सुनीता उसे बाहर जाने नहीं देगी, और बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ठीक है मम्मी, हम दोनों एक आज अच्छी सी रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं। हाँ, बेटा तुम मेरी बात मानोगे तो नहीं, लेकिन आज शनिवार है और शनिवार को बाहर जाना अशुभ होता है। साक्षी गुस्से में कमरे में जाती है, पर्स को बेड पर पटक देती है और खुद को रोके बिना रोने लगती है। साक्षी इतनी सी बात पर कमरे में चली गई थी, लेकिन असल में बात इतनी छोटी भी नहीं थी। वो खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। उसके पीछे पीछे रोहन भी कमरे में आता है। अरे गुस्सा मत करो, हम कल पक्का जाएंगे, देखते मम्मी कल क्या बहाना बनाती है। तुम देख लेना, कल भी बहाना बना देंगी, मेरी तो उम्मीद ही नहीं रही। अब साक्षी ने घर को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। जो जो बातें सासू माँ यानी सुनीता जी को पसंद नहीं थी, साक्षी अब वही करने लगी थी। शनिवार को पूजा न करना, बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन वाला खाना बनाना या बिना पूछे नई चीजें लाना। अब साक्षी हर चीज अपने तरीके से करने लगी थी, मानो वो ये जताना चाहती हो कि अगर मुझे अपनाया नहीं गया तो मैं भी क्यों किसी की परवाह करूं। बहू आज घर को अच्छे से साफ कर लेना, तुम्हारे पापा के कुछ दोस्त आने वाले हैं। मम्मी जी आज तो बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को मेरे मायके में साफ सफाई नहीं की जाती। इस तरह साक्षी अब सुनीता की हर बात का जवाब बिल्कुल उसके तरीके से ही दे रही थी। सुनीता तिरछी नजर से साक्षी को देखती है, पर कुछ कहती नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बहू क्या कर रही हो? मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है, आप सब लोग खा लो। जैसे ही सुनीता ने खाना देखा, उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलकने लगी। हर दिन बिना स्वाद का खाना, बिना भावना का बना हुआ खाना। अब वो भी परेशान हो गई थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलाए जा सकते, और अगर बहू को अपनाना है तो मन से अपनाना होगा। अगली सुबह, बच्चों कहाँ हो तुम दोनों, जरा जल्दी आओ। साक्षी और रोहन आते हैं, उनके पापा भी वहीं बैठ जाते हैं। दरअसल मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ मम्मी बताइए। ऐसे नहीं,
पहले तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। दोनों मुस्कुराते हुए आंखें बंद करते हैं और हाथ आगे करते हैं। घर में पहली बार थोड़ी हल्की फुल्की मुस्कान फैली थी। सुनीता कुछ कुछ बदल चुकी थी। अब आंखें खोल सकते हो। दोनों आंखें खोलते हैं और टिकट देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या है? शिमला की टिकट? मम्मी, क्या हम सच में शिमला जा रहे हैं? हाँ बेटा, ये तुम दोनों के ही टिकट है। शादी के बाद तुम कहीं घूमने नहीं गए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो। जाओ, हनीमून एंजॉय करो। साक्षी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार शिकायत के नहीं, स्नेह के। उसने बिना एक पल गवाए सुनीता के पैर छू लिए। मम्मी जी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मम्मी, आप तो रॉक्स। सभी हंसते हैं। एक फैमिली एनर्जी पूरे माहौल में फैल जाती है। रिश्तों में जिद नहीं, समझदारी चाहिए, और कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरे रिश्ते को नया जीवन दे सकता है। सुनीता और साक्षी की जंग अब धीरे धीरे समझदारी में बदल रही थी, और शायद यही हर घर की असली जीत होती है। और हाँ बहू, अब तुम जो चाहे बना सकती हो। मैं तुम्हें संडे को शॉपिंग करने, बुधवार को राजमा बनाने और मंगलवार को घर से बाहर जाने से रोकूंगी नहीं। साक्षी नजरें नीची करके कहती है, मम्मी जी, मैं भी आपकी बात ना मानने का कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह दोनों सास बहू की जोड़ी जमने लगती है। घर में इन दोनों की ये बातें सुनकर रोहन और सुशील हंसने लगते हैं। मम्मी, अब तो साक्षी भी राजमा खा रही है बुधवार को। आप कब पिज्जा खाएंगे संडे को? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अरे ओ श्वेता की माँ कल दिन भर अब बालकनी में नजर ही नहीं आई। कहीं बाहर गई थी क्या? अरे इन सर्दियों के दिनों में कब 8 बज जाते पता ही नहीं चलता। देर से आंखें खुलती है और फिर क्या, घर के सभी कामों में देर हो जाती है। घर से बाहर निकलने के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अब कल का ही ले लीजिए। कल गांव से बुआ जी का फोन किया आया था, आधा घंटा सोने में देरी हो गई। फिर आज सुबह देर से आंख खुली। अभी तो सिर्फ खाना बना है, कपड़ा झाड़ू पोछा सब बाकी है। मुझे तो लगता है आज भी पूरा का पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाएगा। आपके घर में सिर्फ 4 लोग हैं और आपकी श्वेता भी है ना आपके घर के कामों में मदद करने के लिए। फिर भी काफी वक्त लगता है आपको घर के काम करने में। अब मुझे देखिए, मेरे घर में 6 लोग हैं। मेरे दोनों बेटे कुछ काम के नहीं है। मेरी सास चाय बनाने की काम की भी नहीं है। फिर भी दोपहर के 12-1 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। हाँ, आपकी बात सही है। श्वेता है मेरी मदद के लिए। जब से उसकी छुट्टियां शुरू हुई है, हम दोनों घर के सारे काम मिलजुल कर ही करते हैं। मैं कपड़े धोती हूँ तो वो सुखा देती है, मैं बर्तन साफ करती हूँ तो वो धो देती है। झाड़ू पोछा खाना भी हम वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन उसे अभी ना काम की इतनी आदत नहीं है। आपकी स्मिता 16 साल की होगी ना? फिर तो उसे पूरा घर संभालना आना चाहिए। मेरी रानी जब 14 साल की थी ना, तब से अकेले ही पूरा खाना बना लेती है। मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं 2 महीने अपने मायके गई थी। 17 साल की उम्र में उसने पूरा घर आसानी से संभाल लिया था। अब देखो ससुराल चली गई है तो उसे बिल्कुल आपत्ति नहीं होती, सब कुछ खुद से कर लेती है। अरे वक्त के साथ साथ बेटियां सब कुछ सीखी जाती है। ससुराल जाकर सब उन्हें तो करना है। अभी मायके में है तो छोटे मोटे काम करती है, वही बहुत है मेरे लिए। स्मिता जी, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। बर्तनों की आवाज आ रही है, लगता है श्वेता बर्तन साफ करी है। मैं मदद करती हूँ उसकी। सब्जी लेने जाऊंगी ना, तब मिलूंगी। हाँ। श्वेता शर्मा परिवार की लाडली बेटी थी। वैसे तो उसे घर के सारे काम आते थे, लेकिन किसी ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। बचपन में तैयार होने से लेकर स्कूल की बैग भरने तक, बड़े होने के बाद बाल बनाने से लेकर शूज पहनने तक, हर काम में उसकी माँ हेतल या फिर भाई शांतनु, पिता सुधाकर जी उसकी मदद करते आए हैं। कहाँ थी माँ आप? मैंने कब से बर्तन साफ करके रखे हैं, धोने के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे स्मिता जी पूछ रही थी मार्केट आने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा घर में काफी काम पड़े हैं, तो कहने लगी श्वेता है ना, उससे कह दो वो कर लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझसे इतने सारे काम नहीं होते, मैं अकेले कैसे करूँ सब कुछ? ना बाबा ना, आप शाम को चले जाना काम खत्म होने के बाद मार्केट, प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। अरे शांत शांत शांत, मैं कहा सारा घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। इधर दो, वो बर्तन मैं धो देती हूँ। बर्तन धोकर पूरा किचन भी साफ कर दूंगी। जाओ, तब तक तुम पूरे घर में झाड़ू लगा लो, उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। श्वेता और हेतल मिलकर घर के सारे काम खत्म करते हैं। उनके घर में सब कुछ ऐसे ही होता था। हर काम में, हर चीज में कोई ना कोई आकर श्वेता की मदद कर देता था। अब श्वेता की माँ ने ठान लिया था कि वो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
अब स्कूल खत्म करके श्वेता कॉलेज में एडमिशन लेती है। कॉलेज जाने के बावजूद भी कौन से कपड़े पहनूं, इतनी छोटी सी बात भी वो अपने घर वालों से पूछती थी। ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त था। श्वेता सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। हेतल किचन में रोटियां बना रही थी। तभी किचन से वो देखती है कि सुधाकर जी काम से घर आए हैं। उनकी तरफ देखते हुए हेतल श्वेता से कहती है, बेटा श्वेता, पापा के लिए चाय बना दो और उसके बाद दिया बत्ती भी कर देना। अरे उसे क्यों बता रही हो, बेचारी पढ़ रही है। कोई बात नहीं पापा, मैं चाय गैस पर रख देती हूँ, उबलने के बाद आप ले लेना। और माँ, मैं भगवान के पास दिया लगा दूंगी, बस आपकी रोटियां बन जाने के बाद आप पूरे घर में धूप घुमा लो। सोमवार से मेरी एग्जाम शुरू होने वाली है और अभी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स बनाना भी बाकी है। मुझे बहुत टेंशन आ गया एग्जाम का। नोट्स पता नहीं कब कैसे बनाऊंगी। मेरी प्यारी सी बेटी, इन कॉलेज वालों को भी समझना चाहिए। 16-17 साल की बच्ची अकेले इतना टेंशन कैसे उठाएगी। 4 सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए कम से कम 2 महीने तो चाहिए। अब सिर्फ 10 दिन है, तुम अकेले कैसे करोगी बेटा? वही तो, अभी तक तो स्कूल का होमवर्क करने में दादू मेरी मदद करते थे, लेकिन आजकल उनका वर्कलोड ज्यादा हो गया है। वो एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने में मदद करेंगे, लेकिन और भी तो 3 सब्जेक्ट बाकी है। नोट्स बनाना बिल्कुल छोटी सी बात थी। कॉलेज जाने वाला कोई भी लड़का या फिर लड़की आसानी से अपनी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात श्वेता के सामने पहाड़ बन के खड़ी थी, क्योंकि कभी कुछ अकेले किया ही नहीं था। फिर क्या, अपनी लाडली बेटी को टेंशन में देखकर सुधाकर जी का प्यार फिर से उमड़ आता है। अरे बाप रे, नोट्स की टेंशन ने मेरी फूल सी बच्ची को मुसीबत में डाल दिया। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा। हम घर में 4 लोग हैं, चारों मिलकर तुम्हारे एक एक सब्जेक्ट के नोट्स बना देंगे। हमारे होते हुए हमारी फूल सी बच्ची के चेहरे पर हम टेंशन की एक लकीर भी नहीं देख सकते। बस पहले खाना खा लेते, ठीक है? अगर तुम कहो तो पहले नोट्स बना लेते, बाद में खाना खाएंगे। नहीं नहीं पापा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। आप अभी अभी ऑफिस से आए हैं, आराम से खाना खा लीजिए। हम सब मिलकर रात में बनाएंगे, तब तक दादू भी आ जाएंगे। देखा, ऐसा हाल था शर्मा परिवार की लाडली का। घर के छोटे से छोटे कामों में वो घर वालों की मदद तो लेती ही थी, लेकिन खुद के स्कूल के कॉलेज के काम भी वो खुद से नहीं कर पाती थी। हर चीज में, हर काम में कभी मांग कर तो कभी बिना मांगे उसे किसी न किसी की मदद मिलती ही आई है। इसीलिए श्वेता अपनी निर्णय क्षमता और अपने अकेले काम करने की काबिलियत को कहीं न कहीं खो बैठी थी। हर काम में दूसरों की मदद लेकर श्वेता के दिन की शुरुआत होती थी और वैसी ही रात भी होती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कई दिनों के बाद कई महीने निकल जाते हैं। अब हमारी श्वेता शादी के लायक हो गई थी। वैसे तो उसके घर वाले अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते सामने से आ रहे थे। फिर क्या, ज्यादा ना की रट ना लगाते हुए श्वेता के पापा श्वेता के लिए सिंघानिया परिवार के इकलौते वारिस गौरव को पसंद कर लेते हैं। एक दिन शाम को, ये देखो बेटा, ये लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस तुम ये तस्वीर देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। बताओ क्या निर्णय है तुम्हारा? अगर वक्त लेकर बताओगी तो भी चलेगा। आज तक सवाल पाठ्य पुस्तक के हो या फिर जिंदगी के, हर सवाल का हल ढूंढने के लिए श्वेता अपने परिवार वालों की मदद लेती आई है। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल सुधाकर जी ने उससे पूछ लिया था। वो क्या जवाब देती है, ये सुनने के लिए घर के सभी सदस्य गंभीर नजर से श्वेता की तरफ देख रहे थे। अरे पापा, मैं माँ की मदद के बिना खुद के लिए कपड़े पसंद नहीं कर पाती। दादू की मदद के बिना अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। आपकी मदद के बिना इस शहर से बाहर नहीं जा पाती। आपको क्या लगता है अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं खुद ले पाऊंगी? मुझे पता है आप मेरे लिए जो फैसला लेंगे वो सही होगा। लड़का दिखने में सुंदर है, बाकी आप देख लो। पापा, आपको जो ठीक लगे वैसा कीजिए। ऐसा कहकर श्वेता अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले से पीछे हट गई थी। फिर क्या, अपनी लाडली के लिए क्या उचित है ये सुधाकर जी अच्छे से जानते थे। कुछ दिनों में गौरव और श्वेता की शादी की बात आगे बढ़ती है और बड़े ही धूमधाम से गौरव और श्वेता की शादी होती है और शर्मा परिवार की लाडली सिंघानिया परिवार की बहू बन जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, बेटा अब तुम्हारी शादी को महीना हो गया है। सुबह तुम्हारे पापा जी कह रहे थे आज उन्हें नई बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना है। आज तुम अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाओ। तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना? जी माँ जी, आता है ना मुझे खाना बनाना। मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी 5 बज गए, 15-20 मिनट में खाना बनाना शुरू कर दो। 7:30 बजे तक सब कुछ बन जाएगा। जी माँ जी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे आटा गूंथ कर दीजिए और सब्जी साफ करके दीजिए। हम दोनों मिलकर फटाफट बना देंगे। अरे मैं तो मंदिर जा रही थी बेटा, तुम अकेले बना लो खाना। खाना अकेले बनाना है? मैं खाना अकेले क्यों बनाऊं?
नहीं, मैं खाना अकेले नहीं बना सकती। मैंने आज तक कभी अकेले नहीं बनाया, और खाना ही क्या, मैंने कोई भी काम आज तक अकेले नहीं किया। मैं नहीं बना सकती अकेले खाना। बहू, अकेले खाना बनाने के नाम से तुम्हें तो पसीने छूट रहे हैं। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दाल रोटी चावल इतना ही बनाना है। वो जो भी है माँ जी, मैं अकेले खाना नहीं बना सकती। जब श्वेता मायके में थी तो उसे हर काम में आसानी से मदद मिल जाती थी, लेकिन असली मुसीबत तो तब हुई जब श्वेता शादी करके ससुराल आ गई। पहली बार श्वेता की सास श्वेता को खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन हमारी श्वेता, उसे तो अकेले कुछ भी करने की आदत ही नहीं थी, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। छोटे छोटे काम में सास उसकी मदद करेगी ऐसा श्वेता को लगता था, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल मदद नहीं करती। वो जैसा करती है वैसा करने देती है। एक दिन श्वेता अपनी माँ को फोन करती है। माँ, शादी करके मेरी हालत खराब हो गई है। हमारे घर में तो घर के सारे काम हम दोनों मिलकर करते थे, लेकिन यहाँ मेरी सास सारे काम मुझ पर सौंप देती है। माँ जी, सब्जी क्या बनाऊं? तो कहती है बहू तुम खुद सोच लो। मैं कहती हूँ माँ जी आटा कितना गूंथूं? तो कहती है 4 लोगों को जितना लगता है उतना गूंथ लो। आपको पता है ना माँ, ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है मेरी सास तो बड़ी कामचोर है। आप मेरे लिए एक नौकरानी भेज दो ना। यहाँ हमारे घर में कोई नौकर भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और तुम्हारे ससुराल कल ही कोई नौकर भेज देती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। पिछले कई दिनों से टेंशन में घूम रही श्वेता आज खुले दिल से सांस लेती है, क्योंकि कल इसकी मदद के लिए इसकी माँ नौकर भेजने वाली थी। अगले दिन सुबह टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। नमस्ते बहन जी, मैं हूँ रामू। सुधाकर शर्मा ने उनकी लाडली बेटी श्वेता की मदद के लिए मुझे आपके घर भेजा है। प्रणाम करता हूँ माता जी। बताइए मैं क्या काम करूँ, आपकी सेवा में ये रामू हाजिर है। अरे धीरे धीरे बोलो, तुम्हारा एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया। हमें कोई नौकर की जरूरत नहीं है। सुधाकर जी हमारे घर में नौकर भेजेंगे? हमारी तो उनसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अरे माँ जी, उसे अंदर आने दीजिए। आप मेरी किसी काम में मदद ही नहीं करती, और मुझसे अकेले कोई काम ठीक से नहीं होता, इसलिए मेरी मदद के लिए इसे भेजा है। दरवाजे पर नौकर देखकर रोशनी और घर के सभी सदस्य नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस नौकर को देखकर श्वेता बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अब से उसे हर काम में नौकर की मदद जो मिलने वाली थी। श्वेता तुरंत रामू को घर के अंदर लेती है और एक एक करके उसे घर के कई काम बताती है, लेकिन श्वेता के मायके वालों ने श्वेता के ससुराल वालों को बिना पूछे उनके घर में नौकर भेजा। ये बात श्वेता के ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए श्वेता के ससुर विनायक जी तुरंत सुधाकर जी को फोन लगाते हैं। सुधाकर जी, आपने हमारे घर पर नौकर भेजा, हमें तो नौकर की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो हमारी श्वेता को अकेले काम करने की आदत नहीं है ना। वो कह रही थी कि ससुराल में कोई उसकी मदद नहीं करता। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप सब दिन भर अपने अपने कामों में बिजी रहते होंगे, बहन जी की तबीयत भी साथ नहीं देती होगी। देखिए अब ज्यादा मत सोचिए, मैंने नौकर बस इसलिए भेजा है कि मेरी लाडली को तकलीफ ना हो। उसके पैसे मैं ही दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुधाकर जी, आपके मन में अपनी बेटे के लिए जो प्यार है, जो चिंता है, समझ सकता हूँ, लेकिन इस घर में नौकर भेजने से पहले आपने हमसे एक बार भी बात नहीं की। पहले बात कर लेते तो अच्छा होता। आपको क्या लगता है हम नौकर नहीं रख सकते? आपको क्या लगता है हम आपकी बेटी से घर के सारे काम जानबूझकर करवाते हैं? अरे हम देने वाले हैं ना नौकर के पैसे, अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? अरे सुधाकर जी, नौकर हम भी रख सकते थे। आपकी बेटी हमारी बहू है, उसको हम भी मदद कर सकते हैं, लेकिन श्वेता है ना, उसको बचपन से आपने बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया है। वो घर के छोटे कामों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकती। उसके मन ने यह ठान लिया है कि कोई भी काम वो अकेले नहीं कर सकती। उसे छोटी सी छोटी चीज के लिए किसी और की मदद लगती है, और उसकी इसी सोच को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो परेशान होगी, गलतियां करेगी, टेंशन में आ जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि अभी जो लड़की 4 रोटी और दाल बनाने के लिए किसी और की मदद मांग रही है, कल जाकर वो लड़की अच्छे से घर और उसका काम दोनों संभालेगी। क्योंकि गौरव हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बाद सब कुछ उसका ही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे की पत्नी इतने कमजोर दिल की या कम बुद्धि की हो। उससे काम करवाना हमारा मकसद कतई नहीं है। हम बस उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि हालात चाहे कैसे भी हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारे घर की बहू उन हालातों का, मुसीबतों का बिना डरे डट कर सामना कर सके। भाई साहब, बहन जी, हमारी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। बुरा समय किसी को बताकर नहीं आता,
और हम में से कोई भी हर वक्त श्वेता के आगे पीछे नहीं रह सकते। इसलिए आपकी लाडली बेटी को हम मजबूत बहू बनाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो उसे आपके जैसा परिवार मिला है। बेटी के प्यार में हम इतने अंधे हो गए थे कि हम अनजाने में उसकी उन्नति की रुकावट बन रहे थे। श्वेता के पास हाथ पैर और खुद की बुद्धि होने के बावजूद हर बार अपनी मदद का सहारा उसे देकर हमने उसे कमजोर बना दिया था। लेकिन अब बस, आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। मैं अभी रामू को फोन करता हूँ और घर वापस बुला लेता हूँ। श्वेता के ससुराल वाले घर के सभी काम उससे करवा रहे हैं। ये बात सुनकर पहले तो श्वेता के मायके वाले नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि वो जानबूझकर श्वेता से काम करवा रहे हैं या फिर नौकर के पैसे नहीं देना चाहते। लेकिन जब विनायक जी ने सुधाकर जी से बात की तब पता चला उनकी सोच के बारे में, और वहीं से शुरू हुआ शर्मा परिवार की लाडली बेटी का सिंघानिया परिवार की मजबूत बहू बनने का सफर। बचपन से लेकर आज तक हर काम में बिना मांगे मदद मिलती आई थी, इसलिए किसी की मदद के बिना काम करना श्वेता के लिए आसान नहीं था। शुरुआत के कई दिन उसके लिए बड़े मुश्किल थे। दिन भर अकेले अकेले सारे काम करते करते बेचारी श्वेता थक जाती थी। कई बार श्वेता ने बनाया हुआ खाना कम पड़ जाता था तो कई बार ज्यादा होता था। रोटी देखने जाती थी तो सब्जी जल जाती थी, चाय देखने जाती थी तो दूध जल जाता था। सब कुछ आते हुए भी अकेले कुछ करने की आदत ना होने की वजह से श्वेता ढंग से घर के काम नहीं कर पा रही थी, और ऊपर से मेहमानों का आना जाना। श्वेता बिल्कुल परेशान हो गई थी। अचानक से सारे काम उसके ऊपर आ गए थे, इसलिए इन कामों का असर उसके शरीर पर भी हो रहा था। काम के साथ नया दिन शुरू होता था और काम के साथ ही खत्म होता था। अकेले काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए हर एक काम करने में काफी वक्त लगता था। एक के बाद एक दिन निकल रहा था। हर आने वाला दिन श्वेता के लिए नई चुनौती लेकर आ रहा था। भले ही लड़ खड़ा कर, लेकिन हर एक काम बढ़ते दिनों के साथ श्वेता अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। गलतियों के बावजूद भी ससुराल वालों से बार बार होने वाली तारीफ, छोटे छोटे काम ठीक से करने के बाद मिलने वाली शाबाशी श्वेता को तरक्की की ओर ले जा रही थी। अब श्वेता की शादी को 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया था। ऐसे ही एक दिन श्वेता के माता पिता श्वेता के ससुराल आते हैं। सबसे मिलने के बाद सुधाकर कहते हैं, श्वेता नजर नहीं आ रही। वैसे तो आज छुट्टी थी, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसलिए बहू अपनी मीटिंग अटेंड कर रही है। अरे फिर मीटिंग के बाद श्वेता खाना कैसे बनाएगी? मीटिंग और इतने सारे लोगों का खाना वो अकेले एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जाइए श्रीमती जी, उससे आपकी मदद की जरूरत होगी। पापा, आप मीटिंग की और काम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काम और घर में अच्छे से संभाल सकती हूँ। मैंने आपके आने से पहले सारा खाना बना कर रखा था और मेरी मीटिंग भी अच्छे से हो गई है। चलिए आप दोनों फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ, फिर आप सबको परोसती हूँ। कोई अगर चाय बनाने के लिए कह दे तो माँ की मदद मांगने वाली श्वेता 8-10 लोगों का खाना बनाकर खुद की मीटिंग भी अटेंड कर रही थी। मीटिंग खत्म करके और कामों के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेने वाली अपनी बेटी को इस तरह से सब कुछ संभालते हुए देखकर सुधाकर जी उस पर गर्व महसूस करते हैं। श्वेता को स्वावलंबी बनाने के लिए 1 साल पहले श्वेता के ससुराल वालों ने जो निर्णय लिया था, आज बिल्कुल सही साबित हुआ था। अंत में श्वेता के लिए खाना बनाना सीख गई थी और साथ ही साथ शर्मा परिवार की लाडली बेटी सिंघानिया परिवार की मजबूत बहुरानी भी बन गई थी।